सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। हम लोग आज रियल नंबर पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या। क्लास 10 यूपी बोर्ड लेसन फर्स्ट मैथ का जो ये चैप्टर है लेसन फर्स्ट है। हम लोग इसमें पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर कहते किसे हैं, मतलब वास्तविक संख्या कहते किसे हैं, इसका मतलब क्या होगा। अब रियल नंबर का परिभाषा जो है, सभी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के समूह को, सभी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब सभी परिमेय संख्या हो गए और अपरिमेय संख्या हो गई, अन्य भी संख्या को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कितने प्रकार का होता है, वास्तविक संख्या हम लोग आज पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या के अंदर जिसमें पहला टॉपिक है प्राकृतिक संख्या, मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता क्या है हम लोग पढ़ेंगे। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को कहते किसे हैं, वस्तु को गिनने में प्रयोग किए जाने वाले संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। मतलब जो हम लोग वस्तु को गिनते हैं उसमें नंबर लगाते हैं, उन्हीं को कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या होता क्या है, इसका एग्जाम्पल जैसे कि 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत करके, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 अनंत करके, ये सब प्राकृतिक संख्या के अंदर आते हैं। अब दूसरा जो हमारा टॉपिक है पूर्ण संख्या। अब जैसे पहला टॉपिक के अंदर पहले देखिए, इसे n से भी प्रदर्शित करते हैं, मतलब नेचुरल नंबर को n से भी प्रदर्शित करते हैं, n से। अब दूसरा हमारा जो टॉपिक बनता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होता क्या है, मतलब पूर्ण संख्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या कहते किसे हैं, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। मतलब जैसे एग्जाम्पल में है 0, अब देख लीजिए यहीं पे जैसे 1 था, अब उसी के आगे 0 लग गया, ये तो पूर्ण संख्या बन गया। मतलब 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत करके, मतलब ऐसी संख्या जिसमें शून्य भी शामिल हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल देखिए। अब होल नंबर कहते किसे हैं, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं। होल नंबर को हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं। होल नंबर को हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं, मतलब होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। अब तीसरा जो टॉपिक है पूर्णांक, जिसको हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कहते किसे हैं, पूर्णांक संख्या होता क्या है, पूर्णांक संख्या होता क्या है हम लोग पढ़ेंगे। जैसे अब पूर्ण संख्या आपने पढ़ा, मतलब उसमें शून्य भी शामिल हो। अब इसमें क्या है, अब पूर्णांक में ऐसी संख्या जिसमें ऋण संख्या भी शामिल हो। मतलब आपने पढ़ा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो पूर्ण संख्या हो गए। अब पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक में 0 भी, मतलब माइनस भी हो और प्लस भी संख्या हो, उसे पूर्णांक कहते हैं। मतलब ऐसी संख्या जो पूर्ण संख्या में ऋण संख्या भी उपस्थित हो, ऐसी संख्या जो पूर्ण संख्या में ऋण संख्या भी स्थित हो, उन्हें हम लोग कहते हैं पूर्णांक। मतलब 4 3 2 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 डॉट 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 करके अनंत तक, इन लोगों को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब सम संख्या कहते हैं किसे कहते हैं, अब जो हमारा चौथा टॉपिक बनता है सम संख्या। सम संख्या कहते किसे हैं, सम संख्या कहते किसे हैं, इसका मतलब होता है सम संख्या होता क्या है। सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए, मतलब ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। मतलब जैसे कि एग्जाम्पल में, जैसे फॉर एग्जाम्पल में है 2 4 6 8 10 डॉट 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 अनंत तक, इन संख्या को हम पूर्ण सम संख्या कहते हैं। अब सम संख्या का मतलब होता है 2 4 6 8 10 डॉट 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 अनंत तक करके, ऐसी संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब हमारा जो पांचवा टॉपिक बनता है, जिसको विषम संख्या। विषम संख्या होता क्या है, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या का मतलब ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। अभी सम संख्या पढ़े कि ये 2 से कट जाएगा, मतलब 2 गुणे 1, अब ये कट गया 2 से, अब ये 2 गुणे 2 गुणे
2 गुणे 2 बराबर 4। अब ये तो 2 से कट जाएगा भाई, 2 1 का 2, 2 1 का 2, ये तो कट जाएगा। अब जो विषम संख्या होता है ये 2 से डिवाइड नहीं होता, मतलब 2 से कटता ही नहीं। अब जैसे एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल में है 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 अनंत तक करके, इन संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं। अब 6वां जो टॉपिक बनता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब होता क्या है? ऐसी संख्या जिनके गुणनखंड में, ऐसी संख्या जिनके गुणनखंड में 2 शामिल हो। मतलब अब जैसे 4 आप देखें, 4 खुद से 2 से भी होगा, 1 से भी होगा और 4 से भी होगा। ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड में 2 शामिल हो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या का मतलब होता है, अब जैसे कि 1 से कटे और 2 से भी कटे और कई अन्य संख्या से भी कटे, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। अब अभाज्य संख्या, अब 7वां जो टॉपिक बनता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जिनके गुणनखंड में 2 शामिल ना हो, मतलब ऐसी संख्या 1 से भी कटे और खुद से कटे, बस खाली 2 ही से कटे, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या का मतलब होता है एग्जाम्पल में जैसे 2, अब 2 तो 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। अब 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। अब 5वां जो है, अब 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। अब 7 जो है ये 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। अब डॉट 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 अनंत तक करके ऐसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अब परिमेय संख्या आ गया। परिमेय संख्या कहते किसे हैं? ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल में जैसे P/Q, अब ये तो परिमेय संख्या हो गई। इसका एग्जांपल जैसे कि है 2/3, ये परिमेय संख्या है, और 4/5 ये भी परिमेय संख्या है, 9/7 ये भी परिमेय संख्या, 11/3 ये भी परिमेय संख्या है। ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखा जा सके उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। और नोट करके लिख लीजिए ये भाई, Q बराबर डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब बटे में अगर Q का मान 0 होगा तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, और अगर बटे में जैसे कोई अंक है वो परिमेय संख्या में आएगा। अब परिमेय संख्या का एग्जाम्पल जैसे आप देखें, अब इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब जैसे 3/7, 5/10 ये परिमेय संख्या में आएंगे, ये जो है परिमेय संख्या में आएंगे। अब अपरिमेय संख्या में कौन कौन से आते हैं हम देखते हैं। अब अपरिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है, अपरिमेय संख्या कहते किसे हैं, ये हम देखेंगे अब 9वें टॉपिक में। जैसे कि अपरिमेय संख्या, ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में न लिखा जा सके, ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में न लिखा जा सके उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब जैसे इसमें अगर बटे में 0 लगाएं चाहे न लगाएं, मतलब तो एक ही होगा। अब एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल में जैसे है करड़ी में 3, ये तो अपरिमेय संख्या है। अब करड़ी में 7, ये करड़ी में 3 ये भी अपरिमेय संख्या है। 3/√3/7 ये भी अपरिमेय संख्या है, और डॉट 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 अनंत तक करके। अब जैसे इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट आता है, जो कि परीक्षा में हर साल पूछा जाता है, जैसे करड़ी में 3 पूछ लिया, ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है। ये तो सिद्ध तो करना ही पड़ेगा भाई। अब जैसे आ जाता है कि 7 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करने के लिए आगे हम अभी बताएंगे। अब जो हम लोग का 10वां टॉपिक है जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या कहते किसे हैं, होता क्या है जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे कि अब ये जो है ये अभाज्य संख्या, और जो बीच में है 16 ये भाज्य संख्या है। मतलब दो अभाज्य संख्याओं के बीच एक भाज्य संख्या स्थित हो, और जो दोनों बगल बगल अभाज्य संख्या है उन्हें हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि अब 17,
18, 19, ये जो बगल बगल स्थित हैं ये अभाज्य संख्या हैं, और इसमें जो बीच में स्थित है ये भाज्य संख्या है। मतलब दो अभाज्य संख्या के बीच एक भाज्य संख्या ही जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है। मतलब ये जो 17 है, 19 है, ये जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगा, और 18 तो भाई भाज्य संख्या है, और जो बगल बगल है ये जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगा, और जो ये बीच में बचा ये भाज्य संख्या कहलाएगा। मतलब जुड़वा अभाज्य संख्या होता क्या है, दो अभाज्य संख्याओं के बीच एक भाज्य संख्या स्थित थी जो दोनों बगल का 17 और 19 ये अभाज्य संख्या कहलाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो दो से कटे। अब हम लोग गुणनखंड देखेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, अभाज्य गुणनखंड में हम पढ़ेंगे, जैसे एग्जाम्पल में दिया है 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, मतलब इसका गुणनखंड करना है, जिसको गुणनखंड में मतलब डिवाइड कर दे उन्हें अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। मतलब जैसे 24 हो गया, अब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो पहले इसको छोटी छोटी संख्या से काटेंगे, मतलब 2 से काटेंगे। अब 2 1 का 2, 2 दूनी 4, अब 12 आया। अब 12 किससे कटेगा, फिर 2 से कटेगा। अब 2 यहाँ लिखेंगे, अब 6 यहाँ लिखेंगे, मतलब 12। अब 2 6 12, तो 6 नीचे लिखें और 2 इधर लिखेंगे। अब उसके बाद 6 किससे कटेगा, ये भी 2 से कटेगा। अब 2 से कटेगा 3 बार, मतलब 2 तिहाई 6। अब ये 3 तो 2 से कटेगा ही नहीं, अब इसलिए हम 3 से काटेंगे। 3 1 का 3। अब इसका अभाज्य गुणनखंड होगा 24 का, जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब जो 24 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब दूसरा जो एग्जाम्पल लिए हम 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, मतलब 2 गुणे 3 गुणे 3। अब जैसे ये करे हैं, फिर से करके आपको दिखाते हैं 18 का। अब दूसरा जो है 18, अब इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे, जैसे 2 से काटें, 2 9 18, मतलब 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 18 आ जाएगा, तो हमने इसलिए 9 बार लिखे यहाँ। अब फिर 2 9 से कटेगा ही नहीं, इसलिए हम इसको 3 से काटेंगे। 9 से नहीं डायरेक्ट काटना है, इसे हम 3 से काटेंगे। 9 से काटेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, इसलिए हम 3 से काटेंगे, पहले 3 से काटेंगे। अब 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, मतलब ये 3 बार जाएगा। अब ये 3 तो 3 अब 1 से ही काटेंगे, मतलब 3 1 का 3। अब इसका 18 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 3 गुणे 3, मतलब 18 का जो अभाज्य गुणनखंड करने की जो ट्रिक है, ये जैसे 18 का हो गया। अब 2 9 18, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 9 लिखेंगे, उसके बाद नीचे 2 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ 3 लिखेंगे। अब 3 से अब 9 कटेगा, 2 से 9 कटेगा ही नहीं, इसीलिए हम लोग इसको 3 से काटेंगे। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, अब 3 बार काटे तो कट गया। अब फिर 3 आया नीचे, अब 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा, तो इसलिए हम 3 से काट दिए। अब जो हम लोग तीसरा एग्जाम्पल लिए हैं वो 16 लिए हैं। 16 किससे कटेगा, मतलब ऐसा पहाड़ा, 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए उसमें 16 आएगा, 2 8 16। अब इसीलिए 8 बार ले गए। उसके बाद फिर 2 से काटे, फिर 2 से 4 आया, फिर 2 से काटे 2 आया, फिर 2 से काटे 1 आया। इसका अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 2। अब हम लोग एग्जाम्पल में जैसे 22 लिए हैं, 22 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 11 होगा, मतलब 2 गुणे 11। अब ये तो कटेगा नहीं भाई, 11 किससे कटेगा, 11 खुद से ही कटेगा और 1 से कटेगा, इसलिए हम लोग 11 से ही काटे। ये कुछ इम्पॉर्टेंट गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड है जो नोट करना चाहिए आप लोगों को, जैसे कि परीक्षा में हर साल पूछा जाता है, एक न एक यहाँ से पूछा जाता है, एक न एक जगह से। यह कुल यूपी में 7 सेट बनते हैं, जिसमें किसी न किसी सेट में ये सब अंक उसमें रहते हैं। जैसे आप इसको अगर नोट करके याद करेंगे तो इसमें ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जैसे याद करने के लिए आपको पहले इसको लगाना पड़ेगा, मतलब लगाने के लिए जैसे अब 101, 1001,
इसका अभाज्य गुणनखंड लगाएंगे तो कुछ आपको डिफ़िकल्ट मतलब इधर उधर दिक्कत भी आ सकती है, लेकिन ये जब याद हो जाएंगे आपको तो लगाने में एकदम आसान रहेगा। जैसे कि हम लगा रहे हैं 1001। अब इसको अगर पहले बांटेंगे तो पहले 7 में मतलब 7 बार ले जाएंगे। अब दूसरा जो बांटेंगे उसको हम 11 बार ले जाएंगे। 7 बार बांटेंगे तो 11 बार ले जाएंगे। अब ये जैसे अभाज्य गुणनखंड है, ये हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, मतलब हर साल पूछा जाता है, एक न एक परीक्षा में आता रहता है। मतलब यूपी में पूरे 7 सेट बनते हैं, उसमें से एक न एक पेपर में रहता है। जैसे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे 101 का मतलब 1001 का 1001 7 गुणे 11 गुणे 13 मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड आता है। अब 101 का अभाज्य गुणनखंड 101 का अभाज्य गुणनखंड होगा 3 गुणे 37। 101 का अभाज्य गुणनखंड होगा 3 गुणे 37। अब 7429 का अभाज्य गुणनखंड होगा 17 गुणे 19 गुणे 23। 3000। अब जो सी वाला है 7429। अब ये 7429 का अभाज्य गुणनखंड लगाने में भाई थोड़ा बहुत दिक्कत होता रहता है, इसीलिए हम लाए हैं 17 गुणे 19 गुणे 23। ये आप परीक्षा में डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, मतलब परीक्षा में ये डायरेक्ट लिखा जा सकता है। अब जैसे पूछ लेता है 7429 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो आप समय का ही उसमें भी मैनेजमेंट करना रहता है, इसीलिए इसको हम लोग याद करके जाते हैं। वहाँ लगाने में थोड़ा बहुत दिक्कत तो होगा ही, इसीलिए हम लोग याद करके जाते हैं। याद करके इसको याद करने का बहुत एकदम सरल सी, अब जैसे कि 7429 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 7429 का अभाज्य गुणनखंड 17 गुणे 19 गुणे 23। अब जो डी वाला आता है 11339 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 17 गुणे 23 गुणे 29। अब ई वाला जो आता है 4199 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 13 गुणे 17 गुणे 19। अब 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ये हम 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अब 7007 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 7007 का अभाज्य गुणनखंड 7 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 19। 7007 का अभाज्य गुणनखंड 7 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 19 होगा। अब 14858 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 17 गुणे 19 गुणे 23। ये कुछ नोट कर लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये एक जगह नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप रट कर ही रखिएगा। 1.1 किस पे होगा सवाल। अब जैसे आता है ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मस गुणे लस। अब जैसे आपको निकालना हो गया पूर्णांक। अब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे लस मस। अब जैसे यहाँ आता है, अब जैसे 29 और 22, 29 कामा 22। अब ये पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या, अब लस गुणे मस करके हम इसका हल निकालेंगे। मतलब जो इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर में है, जैसे कि आपने ये देखा अभी अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में इम्पॉर्टेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हर चैप्टर में कुछ न कुछ इम्पॉर्टेंट रहता ही है, लेकिन ये ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट है, इसको याद करके रखिएगा। इसमें यहाँ से कम 2 नंबर का सवाल यहाँ से आता ही है, 2 नंबर नहीं तो 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में आता ही है।
अब जैसे ये फार्मूला ही पूछ लेता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या म से गुणे ल से, ऐसे कि इस पे सवाल हल होगा। 1.1 मतलब इसका जो सवाल लगेगा प्रश्नावली 1.1 का सवाल सब इसी पे हल होगा।